डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक और बड़ी राहत मिल गई है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफील खान की दूसरी मौतली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहले से चल रही एक मौतली के बाद दूसरी मौतली का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में योगी हुकूमत से 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस श्रीवास्तव की बेंच ने समाअत करते हुए यह हुक्म दिया। वाज़ेह है कि 4 बरस पहले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुतादिद बच्चों की अमवात हुई थी। उस वक्त डॉक्टर कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन 13 जुलाई 2019 को योगी हुकूमत ने डॉक्टर कफील खान को दूसरी मर्तबा मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया था। डॉक्टर कफील पर बिला इजाजत बच्चों का इलाज करने और हुकूमत के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी समेत कई संगीन इल्जाम के तहत मुअत्तल किया गया था। अब इस मामले की समाअत आइंदा 11 नवंबर को होगी। यूपी एसटीएफ ने इलाहाबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना अबरार खान को गिरफ्तार कर लिया है। अबरार खान पर शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर ए.के. बंसल के कत्ल के वारदात में शामिल होने का इल्जाम है। डॉक्टर ए.के. बंसल को सन 2017 में उनके अस्पताल में कत्ल कर दिया गया था। प्रतापगढ़ के रहने वाले मौलाना अबरार खान पर पुलिस ने 50,000 के इनाम का ऐलान किया था। एसटीएफ के मुताबिक अबरार खान को इलाहाबाद के रामबाग इलाके से गिरफ्तार किया गया है। अबरार खान के खिलाफ शहर के कैटगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। डॉक्टर बंसल के कत्ल के मामले में पुलिस ने 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। और किस टीम ने उसको पकड़ा? ये एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ की टीम है। ये एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था डॉक्टर बंसल जी का, जिसमें ये आदमी वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। इसका नाम इब्रार मुल्ला है, जो जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा हुआ था कि ये प्लानर है इस घटना का। इसके खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं। किस तरह का अपराधी है? साइलेंट अपराधी है और इसके अपराध इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक एक अपराध आई है जानकारी में, जिसमें 302 का अपराध कीटगंज थाने में पंजीकृत है। कितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं बंसल हत्याकांड में? बंसल हत्याकांड में 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। शहीद फौजी मयांक बिश्नोई के घर ताज़ियत के लिए पहुंचे भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन और यूपी के सियासी मंजरनामे पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। टिकैत ने आइंदा यूपी असेंबली इंतखाबात में मजलिस के मैदान में उतरने को लेकर भी बीजेपी और ओवैसी को निशाना बनाया और टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताते हुए मजलिस को बीजेपी की बी टीम करार दिया। वहीं किसान आंदोलन और सियासी क़यादत को लेकर भी अपना नजरिया पेश किया। पता नहीं गांव के लोग कह रहे थे कि ये तो बी टीम है बीजेपी की। बी टीम है तो चाचू जान है, तो ए होता तो ताऊ होता, ताऊ जान होता, बी है तो चाचू जान है, तो छोटा है ये। और तो छोटे को तो चाचू जान तो कहते हैं। को पढ़ा लिखा कोट पैंट वाला होता अंकल जी कहते हैं, तो ये अंकल जी वाला तो है जी, ये तो चाचू जान वाले हैं। पहले से नारा लगता था, जब मेरठ में धरने चलते थे, जब भी लगता था ये हर हर महादेव अल्लाह अकबर। समर्थन देंगे ना, हमें कोई समर्थन नहीं देना भाई, हमारे भरोसा कोई ना रहना। हमें तो हमारे से तो अपना ही काम नहीं मिट रहा, हमारे लोग को कोई आया भी नहीं। अरे कौन आवेगा, कौन लग रहा है? यहाँ कोई नहीं आ रहा भाई, हमारे द्वारा कोई नहीं आ रहा। कह रही है तो 11,000 का करंट है। यूपी के मुख्तलिफ अजला में इन दिनों डेंगू के साथ स्कर्ब टाइफस का भी खतरा बरकरार है। मेरठ में भी टाइफस के पहले केस की तस्दीक हुई है। हालांकि मेरठ के खरद खोरदा ब्लॉक के कैली गांव से ताल्लुक रखने वाली मरीजा ने बुखार और फेफड़ों में इन्फेक्शन की अलामत जाहिर होने के बाद गाजियाबाद में खून के नमूने की जांच कराई थी, जहां टेस्ट रिपोर्ट में स्कर्ब टाइफस की तस्दीक हुई है। ताहम महकमा सेहत के अफसरान गांव में बुखार के दूसरे मरीजों पर नजर रखने के साथ इसकी रोकथाम की भी तदबीर कर रहे हैं। का एक केस जनपद में आया है, कैली गांव का है, ये खरगोदा ब्लॉक में है और ये हमें रिपोर्ट हुआ है गाजियाबाद से। एक निजी चिकित्सालय में वहाँ जांच कराई गई थी, वहीं से ही इसकी जांच मिली है। उसके लिए वहाँ पे एक्टिविटी की जा रही है। स्क्रब टाइफस जैसा आपको पता है कि इसके लिए जो मेन वो है, वो चूहा है जो बाहर से लाके चिगार माइट्स होती है, जिसके काटने से होता है। इसको लाते हैं तो रोडेंट्स की एक्टिविटी के लिए क्षेत्र में कैंपेन चलाया जा रहा है कृषि विभाग की सहायता लेके।
कि वहाँ पे अगर कोई झाड़ियाँ वगैरह हैं इस तरीके के स्थान है तो उनको बंद कर दिया जाए और चूहों को कंट्रोल करने की एक्टिविटी। कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 1.5 साल से दरहमरम स्कूल और कॉलेज के तालीमी निज़ाम के इस साल पटरी पर लौटने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन नए तालीमी सेशन की शुरुआत के साथ ही कोरोना की दूसरी लहर ने स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अगस्त से तालीमी इदारों में ऑफलाइन तालीम की शुरुआत के बाद बच्चों के स्कूल लौटने की उम्मीद कर रहे प्राइवेट स्कूलों और बिलखुसूस पिछड़े इलाकों के छोटे छोटे प्राइवेट तालीमी इदारों में तालिब इल्मों की बहुत कम तादाद में आने से इन स्कूलों के सामने वजूद और रोजगार के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। देखिए मेरठ से ये खास रिपोर्ट। मुल्क की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में हजारों प्राइवेट तालीमी इदारे उन इलाकों में तालीमी जरूरत को पूरा करने का काम कर रहे हैं जहां सरकारी इदारों का या तो वजूद ही नहीं है या फिर इन इदारों की तादाद बहुत कम है। गरीब पिछड़ी आबादी वाले इलाकों में मामूली फीस की बुनियाद पर तालीमी खिदमात अंजाम दे रहे ये इदारे लॉकडाउन के बाद से माली बहरान का शिकार रहे। लॉकडाउन के बाद इदारों को एहतियात के साथ खोलने की इजाजत मिली तो हालात फिर से बेहतर होने की उम्मीद जगी, लेकिन कोरोना वबा की तीसरी लहर के खतरे और लोगों के कारोबार और रोजगार मुतासिर होने से बच्चों की तादाद कम होने के सबब इन छोटे प्राइवेट स्कूलों के लिए इस मर्तबा वजूद को बचाए रखने का मसला पैदा हो गया है। एसोसिएशन के एक नुमाइंदगी हैसियत से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, और तो मुझे असली हकीकत का पता है कि ये जो इतना बड़ा पीरियड स्कूल बंद रहे उससे कितने लोग, कितने टीचर्स, कितना 4th क्लास के जो चपरासी और बुआ और मुलाजमत वो बेरोज़गार हो गए, उनकी घरों की हालत क्या पहुंच गई। और हमारे ये स्कूल खुल गए, स्कूल खुलने के बाद जितनी हम तवक्को कर रहे थे उतने बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं। एक किस्सा ये हुआ है कि इतने लंबे अरसे तक स्कूल बंद होने की वजह से एक तो गार्जियन जो है वो अभी तक इस बात में तय नहीं कर पाया कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है भेजना है। स्कूल खुल गए हैं और स्कूल के अंदर जो मेंटेनेंस का है वो तमाम खर्चे हो गए, टीचर्स की तनख्वाह का भी इंतजाम करना है, और असली वजह ये है कि अभी तक बच्चे उस तरह से स्कूल आ ही नहीं रहे हैं। अकेले मेरठ शहर में मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे स्कूलों की तादाद सैकड़ों में है जिनमें हजारों बच्चे तालीम और हजारों अफराद रोजगार हासिल करते हैं। तालीम और रोजगार का जरिया बंद होने से जहां बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, वहीं स्कूलों के टीचिंग और गैर टीचिंग स्टाफ के सामने रोजी रोटी का मसला पैदा हो गया है। स्कूल खुलने का ऑर्डर्स आए तो हमने स्कूल खोला है, तो उसमें भी अभी बच्चों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि अभी पेरेंट्स कुछ डरे हुए हैं, कुछ फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए बच्चों की तादाद कम है। इसलिए हमने एक एक टीचर स्टाफ में भी टीचर्स कम करनी पड़ी, क्योंकि अगर स्टाफ को हम सबको बुलाते हैं तो सैलरी का इंतज़ाम कैसे होगा, सैलरी नहीं दे सकते हम। तो इसलिए अब जो भी बच्चे आ रहे हैं तो हर एक एक टीचर को 2-2, 3-3 क्लासेस संभालनी पड़ रही हैं। कोरोना वबा में लॉकडाउन के बाद से ही माली बहरान के शिकार इन स्कूल कॉलेजों के मुंतजमीन किसी तरह की सरकारी इमदाद हासिल न होने से मायूस हैं और अब समाज और मिल्लत के साहिब हैसियत अफराद से मदद की अपील कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो एक बहुत अहम बात ये है, चलिए सरकार से अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, जो कौम के मुखय्यर हजरात हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, साहिब सरबत लोग हैं, वो अगर तालीम की हैसियत को समझें और वो 2-2, 4-4 मदरसों को स्कूल को की सरपरस्ती ले लें कि भाई हम देखिए इन बच्चों की जो है ड्रेस बनवा देंगे, किताबें दे देंगे, या स्कूल की टीचर्स की बुआ की तनख्वाह दे देंगे 2 महीने की, 3 महीने की, तो स्कूलों को, मदरसों को एक बहुत बड़ा सहारा लग जाएगा। ये कौम को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। जो साहिब हैसियत, साहिब सरबत लोग हैं, ठीक वेल ऑफ लोग हैं, उन्हें ये आगे आना चाहिए और हमारे इन मदरसों की और स्कूलों की, एकेडमीज़ की जो गुर्बत और इफलास की कगार पे खड़े हुए हैं और बंद होने की स्टेज पर हैं, उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। कोरोना वबा की पहली लहर में लॉकडाउन के बाद माली बहरान से उबरने की कोशिश कर रहे पिछड़े इलाकों के छोटे तालीमी इदारे दूसरे लॉकडाउन में बंद होने के बाद अब माली इमदाद की अपील करते हुए वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कल बाराबंकी के जैदपुर असेंबली हल्के का दौरा करेंगे, जहां वो करोड़ों की लागत के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे।
ये दोनों असेंबली हलके बीजेपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। दरहकीकत इनमें से बाराबंकी की सदर सीट पर अभी तक बीजेपी नहीं जीत सकी है। वहीं जैतपुर असेंबली हलके में 2017 में बीजेपी को कामयाबी मिली, मगर 2 साल बाद जिमनी चुनाव में फिर जैतपुर से बीजेपी हार गई। शायद यही वजह कि वज़ीर आला 10 किलोमीटर के फासले पर दोनों असेंबली हलकों में जाएंगे और हारी हुई नशिस्तों पर फतेह को यकीनी बनाने के लिए तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल बाराबंकी जनपद में दौरा है। 2 विधानसभाओं में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हैं। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए भाजपा के जो सांसद है उपेंद्र सिंह रावत हैं। किस तरीके का कल कार्यक्रम है, कैसे क्या होगा, कहाँ कार्यक्रम है और क्या प्रोटोकॉल? जैतपुर विधानसभा का ये कार्यक्रम हरक में है और बाराबंकी विधानसभा का कार्यक्रम जीआईसी ऑडिटोरियम में। ये 2 कार्यक्रम कल आयोजित किए जा रहे हैं बाराबंकी जिले में और इनका विशेष मकसद है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि कल 156 परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, जिन पर 100 करोड़ की लागत आएगी। तो हम समझ रहे हैं कि 100 करोड़ की लागत से ये जो परियोजनाएं बाराबंकी को सौगात देने वाले हैं, इससे पूरे बाराबंकी जिले का विकास होगा। ये 2 विधानसभाएं हैं, दोनों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के विधायक है। उस साइड से अगर बात करी जाए तो क्या कुछ मतलब इस तरीके से चुनावी कह सकते हैं 2022 की तैयारी भी वहां से करी जाएगी? पार्टी की पूरी रणनीति है और हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि ये जो 2 विधानसभाएं हमारे पास नहीं है, इनको भी 2022 में मिला करके और पूरी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। दोनों 6 विधानसभा जीतेंगे। 2022 की बात है, 2022 की तैयारी है। कल यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। दोनों जगह योगी आदित्यनाथ जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी यहीं से योगी आदित्यनाथ कल करेंगे। बाराबंकी से न्यूज 18 के लिए मैं अनुज शुक्ला। आज सीएम योगी ने देही इलाकों की सड़कों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई सौगात दिए। जिला पंचायतों के तहत 195 करोड़ रुपए की लागत से 509 देही सड़कों का इफ्तिताह किया, जबकि तकरीबन 34 करोड़ की लागत से 14 देही सड़कों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा पीएम सड़क योजना के तहत 4130 करोड़ की लागत से बनने वाली 886 सड़कों का इफ्तिताह किया और 155 करोड़ की लागत से बनने वाली 692 सड़कों को आवाम के नाम मानून किया। इस मौके पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब भी किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरदेव अटल जी की जो संकल्पना थी, जैसे उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 आबादी के सभी राजस्व गांव और मजरों को कनेक्टिविटी से आच्छादित करने के बाद नक्सल प्रभावित उन सभी गांवों को भी जो 250 की आबादी से ऊपर के थे, उन्हें भी सड़क मार्ग से जोड़ने का एक अद्भुत कार्य तो समय पे किया ही। आज उन्हीं सब कार्यों के यहाँ पर उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायकगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एफडीआर की एक नई तकनीक को भी जोड़ा गया है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग उन्हीं लकीर के फकीर बनकर के अक्सर सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखे बगैर योजनाओं को कभी कभी बना लेते हैं और उसका परिणाम लोगों को उस योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक में अटल AICTE के ताउन से ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जो 13 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा, जिसमें एडवांस साइंटिफिक कंप्यूटिंग के ताल्लुक से मालूमात फराहम की जा रही हैं। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद दानिश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारी कोशिश है कि फैकल्टी के असातिज़ा को जदीद टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर से वाकिफ कराएं। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में असातिज़ा का जदीद मालूमात से वाकिफ रहना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन और डॉक्टर अफसर हुसैन भी मौजूद रहे।
ये AICTE स्पॉन्सर्ड जो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका टाइटल है एडवांस मैटलैब फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ये सॉफ्टवेयर जो है मैटलैब ये यूज़ होता है इंजीनियरिंग फील्ड्स में, जैसे कि हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर जो है हमें अप्लाई करने होते हैं, तो ये मैटलैब उसमें यूज़ होता है। और ये वेरियस फैकल्टी मेम्बर्स, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये प्रोग्राम हमने किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या इसका मोटिव है खास? इसका मोटिव है ताकि मैटलैब सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग जो है हम फैकल्टी मेंबर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को और स्टूडेंट्स को हम दे सकें। ये इसका मेन मोटो है और इसकी हमने कोई फ़ी नहीं रखी है। ये AICTE द्वारा ही स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और ये हम यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर साबिक मेंबर पार्लियामेंट चौधरी विजेंद्र सिंह ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जाट समाज को बेइज्जत करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद तकरीब में राजा महेंद्र प्रताप के अहले खाना को इज्जत नहीं दी है और बेइज्जत किया गया। इन्हें दावत देकर बुलाया तो गया और कहा गया कि स्टेज पर बिठाकर इन्हें एजाज़ दिया जाएगा, लेकिन एजाज़ देना दूर, इनका नाम तक नहीं लिया गया। मैं आपके माध्यम से अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी से एक बात पूछना चाहता हूं कि महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर सम्मान देकर उन्हें शिलान्यास करने आए थे, तो उनके परिवार को, उनके पौत्र को जानबूझ के अपमानित क्यों किया गया? 11 बार उन्होंने अपने भाषण में जाट जाट करके बोलना शुरू किया, तो उस जाट समाज का एक भी व्यक्ति, चाहे उनका परिवार का हो चाहे देश का कोई क्यों न हो, मंच पर क्यों नहीं था? इसका जवाब देश को दें। हम नहीं कह रहे कि वो मंच पर होते। पीएमओ से फोन गया, मुख्यमंत्री जी का फोन गया, जिलाधिकारी का फोन गया, पुलिस के अधिकारियों को फोन गया कि आपका कार्ड बन गया है, आप अपना वो दे दीजिए, आधार कार्ड। आपको प्रधानमंत्री चाहते हैं मंच पर आपको परिवार को सम्मानित किया जाएगा। वो खुश होकर के आए थे, अंदर बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है, आता नहीं, लेकिन जानबूझ करके उस समाज को अपमानित और उस परिवार को अपमान करने की पराकाष्ठा को तोड़ा है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए कई फैसले किए गए। इन फैसलों का जियो ने खैर मकदम किया है और इसे टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत करने की समत में एक बड़ा कदम बताया है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वो मरकजी हुकूमत की उन इस्लाहात के ऐलानात का खैर मकदम करते हैं जो सनत को डिजिटल इंडिया के अहदाफ के हुसूल के काबिल बनाएगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR की बकायाजात की अदायगी के लिए 4 साल का मोरेटोरियम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने AGR में सूद को कम करके 2% सालाना कर दिया है। साथ ही इस पर लगने वाले पेनल्टी को भी खत्म कर दिया है। हुकूमत ने टेलीकॉम सेक्टर में FDI को भी आसान कर दिया है और सिम लेने या पोस्टपेड से प्रीपेड कराने जैसे कामों के लिए डिजिटल KYC को भी मंजूरी दे दी है।